Hello friends, welcome to Hope Study Point. In this video series, we are going to discuss various treaties related to environment. Okay. So in this particular series, we will cover various treaties like UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, UNCBD, that is Convention on Biological Diversity, Convention on to Combat Desertification, Montreal Protocol, Basel Convention, Ramsar Sites, International Solar Alliance, CDRI, and various other treaties. Okay, so in this particular video, we will discuss about UNFCCC, UN Framework Convention on Climate Change, and Kyoto Protocol. All right, so let's begin. Okay, so first of all, see the all these treaties related to environment, all these have the common origin. दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, वहाँ से ये सारी ट्रीटीज़ निकल के आती हैं। तीन इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ वहाँ पे साइन होती हैं। सबसे पहली क्लाइमेट चेंज के लिए साइन होती है UNFCCC। यहाँ पे देखिए आप, क्लाइमेट चेंज के लिए साइन होती है UNFCCC। बायोडाइवर्सिटी के लिए साइन होती है UNCBD। डेजर्टिफिकेशन के लिए साइन होती है UNCCD। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21। ओके, अब जो हमारी ट्रीटीज़ हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों पार्ट हैं UNFCCC का। क्योटो एंड पेरिस UNFCCC के अंदर में आती हैं। उसी तरह UNCBD के अंदर दो ट्रीटीज़ हैं, एक है कार्टाजिना प्रोटोकॉल और एक है नगोया प्रोटोकॉल। ओके, एंड UNCCD का सेशन इस बार इंडिया में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन। सो इन सब ट्रीटीज़ को हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस होगा इस पे, दैट इज़ UNFCCC पे, और उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सी, अब हम देखते हैं UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ UNFCCC। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, ये साइन हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट में। ओके, और ये फोर्स में आता है 1994 से। ये स्पेसिफिकली फोकस है क्लाइमेट चेंज के लिए, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज में ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये प्रयास करता है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बॉन, जर्मनी में। और इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जैसे जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पे हर देश के अपने हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, उसे बॉडी को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ओके, तो इसके अंदर UNFCCC के अंदर वेरियस ट्रीटीज़ और प्रोटोकॉल साइन हुए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो उसमें जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट। तो अब हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो थर्ड थी, तीसरे नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1997 में हुई थी। इसमें इस क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था और ये 2005 से फोर्स में आती है। देखिए, साइन करने और फोर्स में आने में थोड़ा डिफरेंस होता है इस वजह से, क्योंकि जब कोई भी ट्रीटी या प्रोटोकॉल साइन होता है तो उसके बाद हर देश को, जिस भी देश ने उस ट्रीटी को साइन किया है, उसे अपने देश के पार्लियामेंट से उस ट्रीटी को पास कराना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिफिकेशन। ठीक है, रेटिफाई करना। सपोज़ इंडिया ने 1997 में इस ट्रीटी को COP3 के अंदर साइन कर लिया, बट इंडिया में उसे संसद से पास कराना होगा। उसमें मान लीजिए 2 साल लग गए, 3 साल लग गए। सपोज टू 2000 में ये ट्रीटी इंडिया ने पास कर दी अपनी संसद से, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि अब इंडिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है। इस तरह का इसमें केस ये था कि USA ने इस ट्रीटी को साइन तो किया था, लेकिन कभी भी रेटिफाई नहीं किया था, तो इसलिए ऑफिशियली क्योटो प्रोटोकॉल का मेंबर नहीं था USA। ठीक है, तो ये बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये साइन हुआ था 1997 में और फोर्स में आया था 2005 में। अब इसके बाद वही है कि क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट रखता है डेवलप्ड नेशंस के लिए कि 2012 आते आते तक हमें अब जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो 5.2% तक कम करना है। किसके हिसाब से? जो 1990 में जो एमिशन का लेवल था उसके हिसाब से 5.2% तक कम करना है। इसमें देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट इसमें था कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये टर्म सीधे सीधे एग्जाम्स में लिख के आता है कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कॉन्सेप्ट किस प्रोटोकॉल के अंदर में निकल के आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में है। अब इसका मतलब क्या है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़?
इसको आप तोड़ के पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करना, ये सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो, लेकिन बट उसमें डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप अब सबको बराबर पे तो नहीं तोल सकते ना। आप बोलेंगे कि जितना एमिशन यूएसए कम करे उतना ही एमिशन इंडिया भी कम करे, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। जैसे यूएसए ने और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इतिहास में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया है और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कम किया है। तो इसलिए जब अगर एमिशन कम करने की बात आएगी तो वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पहले ज़्यादा एमिशन कर रखा है उनको अब ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, एमिशन को अपने ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप होने की प्रोसेस में ही हैं, तो वो कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकती हैं। तो यही इसका अर्थ है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब है, सबकी है, लेकिन उसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी थोड़ी पर्टिकुलरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब देखिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो NX1 कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान। अब चूँकि यूएसए तो ऑफिशियली इसका पार्ट था नहीं, उसने रेटिफाई की नहीं थी इस ट्रीटी को, तो इसलिए ये कंट्रीज़ आती हैं। इस टाइप की वेरियस अदर कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ इनके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को बाइंडिंग है कि उन्हें अपना एमिशन कम करना ही करना है, जो हमने डिस्कस किया था 5.2% वाला, कि 5.2% तक इनको कम करना ही करना है अपना एमिशन। और इसके करस्पॉन्डिंग आती हैं नॉन एनेक्स कंट्रीज़। नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर कोई कंपलसरी बाइंडिंग नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी कंपलसरी बाइंडिंग। ओके, बट इनको भी इनकरेज किया जाता है कि आप भी अपना एमिशन को कम करिए। और जो NX1 कंट्रीज़ होती हैं वो इसके लिए, भाई एमिशन को कम करना है। मान लीजिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री है अभी, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयले से, ठीक है, लेकिन अगर यूएसए बोले कि नहीं भाई हमें अब एमिशन को कम करना है, आप एक काम करिए, आप विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना अभी इन विंड से बनाने के लिए और हाइड्रो पावर का यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देंगी कि भाई हम आपको पैसा देते हैं, आप एक काम करिए, आप कोल का यूज़ कम करिए और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो जो कंट्रीज़ जितना पे करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो मेंशन किया गया है NX2 कंट्रीज़ के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे NX1 कंट्रीज़ हैं, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको टारगेट दिया गया है कि आपको अपना एमिशन कम करना है। फिर NX2 कंट्रीज़, ये NX1 कंट्रीज़ का ही सब पार्ट है। NX1 कंट्रीज़ में से जो जो कंट्रीज़ राज़ी हो गई कि भाई ठीक है हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देंगे, तो वो कंट्रीज़ कहलाती हैं NX2 कंट्रीज़। और उसके बाद आती हैं नॉन NX कंट्रीज़, दैट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़। इनके ऊपर कोई कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट नहीं है, पर इनको भी इंकरेज किया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा कि आप भी अपना एमिशन कम करिए। ओके, सो इसमें देखिए आप क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को कवर किया जाता है। तो इसमें टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कवर किया जाता है, जो इस ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सबसे लास्ट में सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये आप इन गैसेस को इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम्स में कई बार ये ऑर्डर सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं और किस ऑर्डर में हैं। तो आप इनको इसी ऑर्डर में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन प्राइसिंग का। एक मिनट, कार्बन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए ये तो बातें हो गई कि हमें 5.2% तक जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है और सभी देश प्रयास करेंगे अपनी अपनी तरफ से। लेकिन मान लीजिए अगर कोई देश नहीं करता है, उससे ज़्यादा का एमिशन कर देता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, कुछ पेनाल्टी लगेगी, या कैसे पता किया जाएगा कि किसी देश ने सही एमिशन किया है, जितना स्टैंडर्ड था उतना ही किया या उससे ज़्यादा किया, कम किया। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कार्बन प्राइसिंग का। इसमें क्या करते हैं, कार्बन का एक प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई एक यूनिट हमने बना दिया, इसको हमने दे दिया 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे हमने दे दिया 1 टन
कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने हर देश के लिए एक एक कोटा हम डिसाइड कर देंगे कि कोई भी देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सभी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रहेगा, उसे हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए कार्बन प्राइसिंग के दो तरीके बताए गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। इसमें पहला है कार्बन क्रेडिट सिस्टम, या इसे हम कार्बन ट्रेडिंग या एमिशन ट्रेडिंग भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है कार्बन ऑफसेटिंग। ठीक है, और कार्बन ऑफसेटिंग के अंदर भी दो तरीके होते हैं, एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो अब एक एक करके इसे हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन क्रेडिट में क्या किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हर देश के लिए एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। सपोज़ कनाडा के लिए हमने डिसाइड कर दिया कि भाई कनाडा 500 यूनिट तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकता है। इसी तरह हर देश का रहेगा। सपोज़ इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया का कम कोटा रहेगा, इंडिया को हमने 200 यूनिट दे दिया। इसी तरह जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, इसको भी सपोज़ 500 यूनिट हो गया। ये एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये नंबर्स अलग हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि समझ लीजिए 500 कोटा मिल गया कनाडा को। अब देखिए आइडियली तो ये होना चाहिए कि कनाडा को अपना जो एमिशन है वो 500 यूनिट के अंदर रखना चाहिए, लेकिन सपोज़ कनाडा ऐसा नहीं कर पाता है। उसने एक मिनट, कनाडा ने एमिट कर दिया 520 यूनिट। ठीक है, सपोज़ कनाडा ने कर दिया 520 यूनिट का एमिशन। अब क्या होगा, तो इसके लिए चाहिए कि अब इन्हें अपना इस 20 यूनिट को कंपनसेट करना है कहीं से। सपोज़ जापान को भी 500 यूनिट का अलाउड था, पर उन्होंने किया 480 यूनिट्स ऑनली। ठीक है, अब ये कनाडा को जो 20 यूनिट अपना ज़्यादा था उसे कंपनसेट करना था कहीं पे, तो वो क्या करेंगे, जो 20 यूनिट जापान के पास बची हुई है इस 20 यूनिट को ये परचेज़ कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस 20 यूनिट का क्या हुआ, एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई जापान और कनाडा के बीच में। 20 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेडिंग हो गई, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, ट्रेडिंग ऑफ एक्सेस एंड रिमेनिंग कार्बन कोटास। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा जो था इसमें, दूसरा था कार्बन ऑफसेटिंग। अब ऑफसेटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो काम है उसे आप कहीं और पर कंपनसेट करिए। ठीक है, इसमें सपोज़ क्या हुआ, वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कनाडा का लिया, कनाडा को 500 यूनिट तक का अलाउड था पर उन्होंने 520 यूनिट कर दिया। ठीक है, अब पहले मेथड जो हमने पढ़ा था कार्बन क्रेडिट वाले में, उसमें इन्होंने क्या किया, इस 20 यूनिट को ट्रेडिंग कर लिया दूसरे देश से। लेकिन सपोज़ ये कुछ और हम प्रभावी तरीके की ओर जाएं तो उसमें आता है हमारा कार्बन ऑफसेटिंग। सपोज़ किसी देश में, इंडिया में मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लग रहा है। सपोज़ कोई सोलर पावर प्लांट बन रहा है या हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है, तो उसमें उसकी ये कैपेसिटी है कि अगर वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसमें 20 यूनिट तक की कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। तो कनाडा क्या करेगा, उतने पैसे इंडिया को दे देगा कि भाई आप ये प्रोजेक्ट बनाइए, तो इस और जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इससे कम होगा। अब क्या है, वहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो गया, तो वो कनाडा का कंपनसेट हो जाएगा वहाँ पे। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सपोज़ किसी डेवलप्ड कंट्री ने किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री के अंदर किया तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। और जो दूसरा है हमारा, मान लीजिए किसी डेवलप्ड कंट्री ने डेवलप्ड कंट्री के ही अंदर में किया तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसे एक बार हम फिर इस स्लाइड में भी देख लेते हैं। वही जो चीज़ मैंने आपको बताया, कार्बन ऑफसेटिंग में क्या होता है, कंपनसेट बाय इन्वेस्टिंग इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज़। इसमें दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें जो डेवलप्ड कंट्री है, जो NX1 कंट्री हैं, वो किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर में, जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इन सब देशों के अंदर में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं किसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में, जैसे सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा है इसमें जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, दो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में ही होता है। जैसे कनाडा ने जापान में कोई प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसके अंदर में पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि भाई आप ये प्रोजेक्ट बनाइए। ओके, तो इसमें पर्पस क्या होता है कार्बन प्राइसिंग का, कि हम देखते हैं जो हमारा ओवरऑल एमिशन है, जो हमारा ओवरऑल एमिशन है वो जो है हमारा बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमने देखा कनाडा ने कहीं पे ज़्यादा एमिट किया,
520 यूनिट कर दिया, लेकिन कोई दूसरा देश कम एमिट कर रहा है, तो उन दोनों को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल जो एमिशन है हमारा वो इक्वल आएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कनाडा और जापान वाला एग्जांपल लिया था कार्बन क्रेडिट के अंदर में, कि कनाडा ने 520 यूनिट का किया और जापान ने 480 यूनिट का किया, तो टोटल दोनों को पहले अलॉट थे 500 यूनिट 1000 यूनिट अलॉट थे दोनों को मिला करके। अभी क्या हुआ, एक ने 20 यूनिट कम किया तो दूसरे ने उसको अपने कोटा में ले लिया, तो इस तरह जो ओवरऑल एमिशन आया वो आपका 1000 यूनिट ही हो गया। तो इससे जो अर्थ पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ा वो बैलेंस रहा, मतलब ना नेगेटिव गया ना पॉजिटिव गया। तो आई होप आपको ये स्लाइड अब समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो था हमारा वो 2012 तक के लिए था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जब 1997 में साइन हुआ था और 2005 से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तो ये था अप टू 2012। फिर 2012 में एक आता है दोहा अमेंडमेंट, इसे हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा करके 2020 कर दिया गया, और 2020 के बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत होंगी, ठीक है। तो मतलब क्योटो प्रोटोकॉल चला 2012 तक, दोहा अमेंडमेंट से उसको बढ़ा के कर दिया 2020 तक, और 2020 के बाद की क्या चीज़ें होंगी वो होंगी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत में। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम देखेंगे अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो फिलहाल क्योटो प्रोटोकॉल और इस वीडियो के अंतर्गत में इतना ही है। आपको इसमें अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप या तो टेलीग्राम चैनल में या कमेंट सेक्शन में कहीं भी पूछ सकते हैं। सो फॉर द टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।